हाँ माँ जी, आज क्या बनाना है बता दीजिए। अरे इतने गर्मी पड़ रही है, दही की सब्जी और रोटी बना दो और साथ में मीठे चावल बना लेना। माँ जी, कल ही तो दाल चावल खाए थे, आज फिर से दही की सब्जी और रोटी। कुछ और बना देते ना। हाँ माँ जी, आज मिर्ची की पकौड़ी और साथ में चटपटी चटनी बना देते हैं, क्यों जीजी? हाँ हाँ, क्या जीजी, कोई जरूरत नहीं है, गर्मी है, हल्का फुल्का खाना खाओ, समझे? जब देखो दोनों की जुबान बस चटोरेपन को ढूंढती रहती है। माँ जी, हल्का फुल्का ही तो बनता है इस घर में, कभी तो कुछ चटपटा बनाने दिया करो। अरे गर्मी है, ऊपर से इतनी महंगाई, इतना सब बनाओगी तो तेल मसाले सब कुछ जाता है। और वो सब छोड़ो, सारा दिन चटर पटर खाना जरूरी है क्या? दोनों की जुबान पर ताला ही नहीं है। अरे कभी कुछ ढंग का खाना भी खा लिया करो। जाओ, आज दही की सब्जी और रोटी बनेगी बस। चलो जीजी, ये नहीं मानने वाली। क्या कहा? कुछ नहीं कह रही है, दही जमा लेते हैं, चलो चलो। आ जाओ, चटपटा खाना है इनको जब देखो। वेदिका और रश्मि, देवरानी जिठानी की जोड़ी को खाने का सबसे बड़ा शौक था। घर में भी उन्हें चटपटा और तीखा खाना खाने का भूत सवार रहता था, लेकिन सास शर्मिला उन्हें कंट्रोल करती रहती थी। लेकिन वो दोनों चाट और बाकी सब खाने का कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेती थी। इतनी देर हो गई, ये दोनों अभी तक आए क्यों नहीं? गेहूं पिसवाने में इतना वक्त लगता है क्या? सही आ गया आज तो। अरे गेहूं पिसवाने में इतनी देर लगती है क्या? 2 घंटे काहे लगा दिए? अरे माँ जी, किसी को मदद की जरूरत थी ना, तो बस वहीं देर हो गई। माफ करना माँ जी। क्या हुआ, खाली पेट की डकार है क्या? अरे नहीं माँ जी, मदद की डकार है ये तो। अब ये कौन सी डकार होती है मदद की? अरे मदद करके पेट भर गया ना माँ जी हमारा। हम गेहूं पिसवा के आ रहे थे, तभी देखा नुक्कड़ पे एक नया चाट वाला खड़ा था। बेचारा नया नया था, कोई ग्राहक भी नहीं थी। और आप तो जानती है मेरा और छोटी का दिल कितना दयालु है। हाँ माँ जी, हमसे देखा नहीं गया उसका दुख, और हम बस उसकी मदद करने लगे। क्या चाट बेचने लगे थे तुम लोग उसकी? अरे नहीं माँ जी, हमने उसके यहाँ से सब तरह की चाट खाई, बेचारा इतना खुश हो गया। पास वाली इमली और रंगोली को भी कहते हुए आए कि उसके यहाँ की चाट ना बहुत अच्छी मिलती है, तुम भी खा कर आओ। वाह रे वाह, तुम दोनों की मदद की डकार। चटोरी जबान से पीछा छूटता नहीं तुम दोनों का, और घर का सारा काम यूं ही पड़ा हुआ है, और तुम दोनों को चाट खाने की पड़ी थी। अरे माँ जी, आपको तो हम पर गर्व होना चाहिए कि हमने किसी गरीब की मदद की, क्यों छोटी? अरे जीजी, अब हम खुद की तारीफ क्यों ही करें, छोड़ो, मदद करके भूल जाना चाहिए। कल फिर किसी और की मदद कर देंगे, और क्या। सही कह रही है तू छोटी, हमारा तो स्वभाव ही ऐसा कुछ। अरे जीवन में कभी कुछ ढंग का भी खा लिया करो, जब देखो चटर पटर करती रहती हो बकरियों की तरह। शर्मिला का हर बार का था कि वो दोनों बहुओं को उनके चटोरे और चटपटे स्वाद के लिए सुनाती रहती। हमेशा कहती कि कुछ ढंग का खाना बना भी लो और खा भी लो। इस बात पर उन्हें शर्मिला की काफी डांट भी सुननी पड़ती थी। माँ जी, बकरी भी तो हरा भरा ही खाती है, हम तो फिर भी चाट खाकर काम चला लेते। हाँ माँ जी, अब देखो ना, हमने तो गोलगप्पे से ही पेट भर लिया, हम कहाँ ये ससुराल में काजू की सब्जी बनवा रहे हैं आपसे। आपको हमारी शराफत तो दिखती नहीं है। भगवान, तुम दोनों का बस चले ना तो रसोई में ताला लगवा के चाट की दुकान खुलवा लो। अरे माँ जी, आइडिया तो बढ़िया दिया आपने। हाँ छोटी, घर बैठे कमाई भी हो जाएगी और मदद भी और हमारा काम भी हो जाएगा। अरे चुप, सुबह से शाम तक बस खाने की बातें चलती रहती है। तभी मनीष अखबार पढ़ते हुए बाहर से आता है। अरे भाग्यवान, जरा पानी तो देना, बड़ी गर्मी है आज तो। अभी लाई बाबूजी। और सुनो, फ्रिज में जो आम रखे हैं ना, उनको हाथ मत लगाना दोनों, कल ही किलो भर के आए हैं। माँ जी, हम कोई छोटे बच्चे हैं क्या? हाँ माँ जी, आपसे हम बिना पूछे थोड़ी ना खाते हैं कोई भी चीज। दादी झूठ बोल रही है दोनों, चाची ने 2 आम पहले ही खा लिए थे कल। अरे चुगलीखोर कहीं की, सही कहते हैं लोग, घर का भेदी ही लंका ढाए। इसको तो सीधा जासूसी विभाग में ही भेज दो जीजी, आप नजर रखती है हम पर जब देखो। देखा, मैं ना कहती थी, इन दोनों की नजर हर समय खाने पर ही रहती है, ढंग का कुछ खाना नहीं है, बस चटार पाटार मुंह चलता रहता है दोनों देवरानी जेठानी का। अरे भाग्यवान, खाने पीने की उम्र है, खाने दो ना, तुम तो ऐसे करती हो जैसे दोनों पूरा खेत खा जाएंगे। हाँ हाँ, आपको तो बस बहुओं की तरफदारी करनी है, महीने का राशन कैसे चलता है वो मुझे पता है।
शर्मिला की तानाखोरी बंद नहीं हो रही थी और यहाँ वेदिका और रश्मि अभी खुद बाहर नहीं जा पाती तो अपने अपने पतियों से कह देती कुछ न कुछ लाने को। लो रश्मि, तुम्हारे गए हुए समोसे ले आया। क्या? फिर समोसे? अभी 2 दिन पहले ही तो खाए थे। अरे माँ जी, वो उस दिन आलू वाले थे ना, आज पनीर वाले आए हैं दुकान पर। वाह रे वाह, समोसे में भी कभी पनीर के आते हैं, हमने तो सुना नहीं कभी। माँ जी, जमाना बदल गया है, अब समोसे भी तरक्की कर गए हैं देखो। अच्छा भाई, हमें भी खिलाओ जरा। आप बिगाड़ो मत इन्हें, कल को कहेंगी घर में रोज कचौड़ी जलेबी बनाओ। अरे माँ जी, रोज नहीं, हफ्ते में 3 दिन तो बन ही सकती है। 3 दिन? घर है या हलवाई की दुकान? माँ जी, दुकान होती तो कितना अच्छा रहता, हम दोनों टेस्ट करते रहते। बस यही बाकी रह गया सुनना। अरे कभी साधारण खाना भी खा लिया करो, शरीर भी ठीक रहेगा और पैसे भी बचेंगे। माँ जी, शरीर का तो पता नहीं, लेकिन आपकी डांट सुन सुनकर कान जरूर मजबूत हो गए हमारे। तभी बाहर से शांति देवी और विमला देवी आती हैं। अरे शर्मिला, क्या बना रही है आज? बड़ी खुशबू आ रही है। रश्मि धीरे से वेदिका के कान में कहती है। खुशबू तो समोसे की है जीजी। चुप करना छोटी। कुछ नहीं बहन, दही की सब्जी और रोटी बन रही है बस। सही है सही है, गर्मी में हल्का खाना ही अच्छा लगता है। हाँ चाची, लेकिन हमारे मन की तो रोज हत्या हो जाती है। हमें तो सपने में भी कचौड़ी दिखाई देती है अब। बड़ी चटोरी बहुएं मिली है तुम्हें शर्मिला। अरे पूछो मत बहन, दिन रात बस खाने की पड़ी रहती है दोनों को। मैं तो कहती हूँ आज से घर में सिर्फ ढंग का खाना ही बनेगा बस। शर्मिला ने तो गुस्से गुस्से में ये बात कह दी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी यही बात आने वाले दिनों में उन पर ही इतनी भारी पड़ने वाली है। अगले दिन सुबह सुबह ही शर्मिला रसोई में पहुंच गई, लेकिन आज रसोई में अजीब सी शांति थी। न तेल छन्नी की आवाज, न चटनी पीसने की। अरे आज सूरज कहाँ से निकला है? तुम दोनों अभी तक रसोई में कूद फान नहीं कर रही? माँ जी, अब हमने सुधरने का फैसला कर लिया है। हाँ माँ जी, अब से घर में सिर्फ ढंग का ही खाना बनेगा। अच्छा, आखिर मेरी बातें असर करने लगी। ये लीजिए माँ जी, सुबह सुबह भीगे हुए बादाम खाइए। बादाम? किस खुशी में? अरे माँ जी, ढंग का खाना खाना है ना, अब दिमाग तेज रहता है इससे। और ये रहा गुनगुना पानी, उसमें नींबू भी डाला है। अरे भगवान, इस सुबह सुबह बीमारों वाला खाना क्यों खिला रही हो? नहीं नहीं माँ जी, अब हम सब हेल्दी जीवन जिएंगे। अब इतने ताने मार ही दिए थे शर्मिला ने ढंग के खाने के तो वेदिका और रश्मि भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। उन्होंने एक बड़ी सी लिस्ट दे रखी थी साहिल को, जो बाजार से लेकर आ रहा था। लो रश्मि, तुम्हारा सामान ले आया। क्या मंगवा लिया अब? वेदिका थैला खोलती है, उसमें काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश के डिब्बे, मखाना और सब्जियां, ऐसी जो बड़ी बड़ी दुकानों पर मिलती थी बस। अरे बाप रे, दुकान खोलनी है क्या? नहीं माँ जी, ढंग का खाना बनाना है ना, तो ढंग का सामान भी तो चाहिए होगा। अब देखो ना, आप ही ने तो कहा था चटर पटर बंद करो। तो हमने सोचा अब से शरीर के लिए अच्छा खाना ही खाएंगे। लेकिन इतना महंगा सामान कौन खाता है रोज? अरे माँ जी, ढंग का खाना सस्ता थोड़ी ना आता है। हाँ, अब समोसे छोड़ दिए हमने। तभी चिंकी भागती हुई आती है। मम्मा, मुझे भी बादाम दो। हाँ लो बेटा, लेकिन देखो ज्यादा मत खा लेना, नहीं तो फिर से मंगवाने पड़ेंगे। क्या मतलब? गिनकर आए हैं? माँ जी, आजकल काजू बादाम सोने से कम थोड़ी ना है। तभी मनीष अंदर आते हैं। अरे वाह, आज तो बड़े अमीरों जैसा नाश्ता चल रहा है। बाबूजी, अब हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है। लाइफस्टाइल? हाँ माँ जी, अब हम साधारण लोग नहीं रहे, अब हम ढंग का खाना खाने वाले लोग बन गए हैं। मुझे ना तुम दोनों की बातें सुनकर चक्कर आने लगते हैं। अरे माँ जी, अभी आप बादाम खाइए, फिर हम मखाना की खीर और सूखे मेवे वाला उपमा भी बना देते। अब अच्छा खाना खाएंगे तभी तो आपके चक्कर बंद होंगे ना। शर्मिला ने 20 रुपए के समोसे और 40 रुपए की चाट तो बंद करवा दी, लेकिन अब घर में इतना ढंग का खाना बनने लगा था कि शर्मिला के गले से तो निवाला ही नहीं उतर रहा था। अरे भैया इधर आना। अब क्या करोगे नारियल लेकर? माँ जी, शरीर को ठंडक मिलती है इससे, और स्किन भी चमकती है। तुम्हें खाना खाना है या चमकना है? दोनों माँ जी। क्या 70 रुपये एक नारियल के? अरे चुप रहो जी, हेल्थ के आगे पैसा नहीं देखते। अरे वाह, कल तक जो 5 रुपए के गोलगप्पों के पीछे घूमती थी, आज हेल्थ गुरु बन गई है। माँ जी, ये सब आपका ही असर है, आप ही ने हमें एहसास करवाया है कि अच्छी चीजें खानी पीनी चाहिए। शर्मिला की बहुएं कुछ ज्यादा ही सुधर गई थी।
बादाम का दूध, नारियल पानी, पनीर की सब्जी। और आज दोपहर में जब शर्मिला रसोई में आती है तो देखती है कि वेदिका बड़े आराम से बासमती चावल धो रही है। ये पतले पतले चावल क्यों बना रही हो? घर में साधारण चावल पड़े है ना। अरे माँ जी, वो तो साधारण है, और अब घर में सिर्फ ढंग का खाना बनेगा जैसा आपको पसंद है माँ जी। अरे लेकिन बासमती तो मेहमानों के लिए बनता है। तो क्या हम इस घर के मेहमान से कम है? भगवान, तेरी बात तुझ पर भारी पड़ रही है। मुझे तो लग रहा है ये दोनों मिलकर मेरा दिवाला निकलवाएंगे। अरे माँ जी, अभी तो शुरुआत है। क्या? ढंग के खाने की माँ जी, ढंग के खाने की शुरुआत है। छोटी सुन, इंटरनेट पर लिखा है कि शाम को सबको फल खाने चाहिए। हाँ जी, और चीनी बंद कर देनी चाहिए। क्या? अब चाय भी नहीं मिलेगी क्या? मिलेगी ना माँ जी, गुड़ वाली। शर्मिला सिर पकड़कर बैठ जाती है। शर्मिला को अभी तक लग रहा था कि दोनों बहुएं 2-4 दिन में वापस अपने समोसे और चाट पर आ जाएंगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ढंग का खाना, अब ये नियम धीरे धीरे पूरे घर का बजट हिलाने वाला था। अगले कुछ दिनों में पूरा घर ही बदल गया था। पहले जहाँ शाम होते ही समोसे, चाट और पकौड़ों की बातें होती थी, अब घर में हर समय बस हेल्थ हेल्थ चलती रहती थी। सुबह सबको भीगे बादाम मिलते, दोपहर में सलाद और रात को सूप। शर्मिला का तो जीना मुश्किल हो गया था। चलो आज चैन से मठरी खा लेते हैं, नहीं तो ये दोनों तो घास फूसी खिलाए जा रही है। माँ जी, ये क्या खा रही हैं आप? कुछ भी तो नहीं। अरे रे माँ जी, ये तली हुई मठरी, इतनी ऑयली चीज। आप इन्हें तो कहा था अब घर में सिर्फ ढंग का खाना बनेगा। अरे एक मठरी खाने से कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। बस यही सोच कर ना लोग बिगड़ जाते माँ जी। आज मठरी, कल कचौड़ी, परसों जलेबी। भगवान। तभी चिंकी स्कूल से आती है। मम्मी, आज टिफिन में क्या दिया था आपने? पूरी भी नहीं थी, मैगी भी नहीं थी, सिर्फ खीरा और गाजर। मेरी दोस्त मुझे खरगोश बोल रही थी। बेटा, हेल्थ सबसे जरूरी है। दादी नहीं कहा है बच्चों को सेहतमंद खाना ही देना चाहिए? आजकल बच्चे बाहर का खाना खाकर बिगड़ जाते हैं ना बेटा। दादी, मुझे दही बल्ले खाने हैं प्लीज। हाँ मेरी बच्ची, मैं अभी बनाती हूँ। नहीं माँ जी, मैं तुरई और चावल बना देती हूँ, रुको। सुनो रश्मि, मैं बाहर से चाट लेकर आया हूँ। वाह बेटा, जल्दी दे इधर। वापस करके आओ। क्यों? बाहर का खुला खाना बिल्कुल नहीं। पता नहीं कौन से पानी की बनती है। शर्मिला देवी अपनी बहुओं के रोज रोज के चटपटे खाने से बहुत परेशान थी, और अब उनके घर में भारी और महंगा खाना खाकर उनकी जुबान ही सूखी पड़ गई थी। अब तो वो खुद चटपटे खाने को मिस करने लगी थी। एक दिन बाहर से विमला देवी और शांति देवी आती हैं। अरे शर्मिला, चल नुक्कड़ पर नई टिक्की की दुकान खुली है। पूरे मोहल्ले में खुशबू फैल रही है। रख, मैं भी चप्पल पहन कर आती हूँ। माँ जी, बाहर की टिक्की, उसमें कितना ऑयल होता है पता भी है? अरे कभी कभी खा लेने से क्या हो जाता है? बीमारी हो जाती है चाची, और फिर लोग डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं। बहन, तेरी बहुएं तो बाबा रामदेव निकल गई। अरे मत पूछ बहन, मेरी जिंदगी का स्वाद ही खत्म कर दिया इन दोनों ने, और बजट भी। जो शर्मिला बाहर के चटर पटर खाने पर बहुओं को टोका करती थी, अब वही खुद घर के बजट और खाने को देखकर चटपटे खाने को मिस करने लगी थी। लो, आ गया तुम्हारा सामान। अब क्या आया? जी देखो, विदेशी अखरोट आए। वाह, और ये देखो, बिना चीनी वाला शहद भी। कितना पैसा फूंक दिया? अब बस 5,000 का ये सामान, ज्यादा का नहीं है माँ। 5,000? माँ जी, हेल्थ पर खर्चा नहीं होता, ये तो इन्वेस्टमेंट होता है। आखिर ढंग का खाना जो खाना है। भगवान, पहले तो घर में 20 रुपए की चाट पर युद्ध होता था, और अब 5,000 के अखरोट आ रहे हैं। माँ जी, ये पी लीजिए। ये क्या है? ये 1 किलो बादाम को पीसकर और दूध डालकर मैंने सबके लिए 1-1 गिलास बनाया है। शरीर को बहुत ताकत मिलती है इससे। अरे लेकिन मेरी आत्मा निकल जाएगी इससे। माँ जी, आंख बंद करके पी जाइए, चलिए फटाफट। आप पैसों को मत देखिए, सेहत को देखिए ना। 20 रुपए के गोलगप्पे से तो बेहतर ही है ना। बस बहुत हो गया ढंग का खाना। अरे खा लो 20 रुपए की चाट, खा लो समोसे, खा लो कचौड़ी। ये काजू बादाम, नारियल पानी, अखरोट, लौकी, करेले का जूस खाकर कौन सा राजा महाराजा बन जाना है। मेरा तो घर भी बर्बाद हो गया और जीभ का स्वाद भी।
रश्मि और वेदिका एक दूसरे को देखकर हंसने लगती है। आखिर इतने सारे तानों का अंत हो ही गया था और अब तो शर्मिला शायद ही कभी कहती चाट पकौड़ी मत खाओ, क्योंकि विदेशी अखरोट और बादाम के दूध से तो ज्यादा सस्ता और टिकाऊ ही था। मतलब माँ जी, कल चाट खाने चले और साथ में मिर्ची के पकौड़े भी। हाँ हाँ, जो खाना है खाओ, बस ये बादाम के दूध को हटाओ मेरे सामने से। इसे देखकर मेरी आत्मा कांप उठी है। इस दिन के बाद शर्मिला ने कभी भी बहुओं को ढंग का खाना खाने का ताना नहीं दिया, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि कभी 20 रुपए की चाट 5,000 के अखरोट से ज्यादा सुकून देती है। आप ढंग का खाना खा रहे हैं या आपको भी चाट में ही आराम मिल रहा है? तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम इतनी सुंदर दिखो। नॉट फेयर। हक तो तुझे भी नहीं है इस कबाड़ खाने से बाहर निकलने का। ये ले झाड़ू और लग जा काम पर। 10 मिनट के अंदर पूरा कमरा साफ दिखना चाहिए मुझे। झाड़ू? आर यू सीरियस मम्मी? मैं इस आउटफिट में झाड़ू लगाऊंगी? आपने सोचा भी कैसे? हाँ जी, तू झाड़ू लगाएगी और पोछा भी। मैंने साफ नहीं किया तो 5 दिन से तेरा कमरा वैसा ही गंदा पड़ा है। आज तो जब तक तू कमरा साफ नहीं करेगी, कमरे से एक कदम भी बाहर नहीं निकालेगी। मम्मी, मेरे नाखूनों के बारे में तो कुछ सोचो। कल ही पार्लर से इतना महंगा नेल एक्सटेंशन करवा कर आई हूँ। काम करते हुए एक भी स्टोन गिर गया ना तो मैं तो सीधा कोमा में ही चली जाऊंगी। तू कोमा में जा या फुल स्टॉप में, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे आज ये कमरा साफ चाहिए, मतलब बस। और आज के बाद ये बड़े बड़े नाखून दिखने नहीं चाहिए तेरे हाथों में, समझ गई? क्यों मम्मी, मेरे प्यारे से नाखूनों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा नहीं है, लेकिन बिगाड़ सकते हैं। तेरे ससुराल वाले तेरे इतने बड़े बड़े नाखून देखकर घबरा जाएंगे और घर में टेटनस के इंजेक्शन हमेशा तैयार रखेंगे। ऊपर से तू आए दिन उन पर कलाकारी करवाती रहती है। वहां ये सब चोचले नहीं चलेंगे। ठीक है, लेकिन मोहित को तो मेरे नाखून बहुत अच्छे लगते हैं, बाकी लोगों को भी अच्छे लगेंगे। अच्छा मम्मा, कमरा मैं आकर साफ कर दूंगी ना? अभी देर हो रही है मुझे, मेरी फ्रेंड्स मेरा इंतजार कर रही है कैफे में। बिल्कुल नहीं, मुझे तुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। और तेरी फ्रेंड्स भी ना तेरी तरह निकम्मी और कामचोर है। 10 घंटे भी बैठकर इंतजार करती रहेगी ना तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा उनका। कायरा को पता था कि आज तो मम्मी किसी भी हालत में छोड़ेगी नहीं। वो कपड़े चेंज करके पूरा कमरा साफ करने के लिए झाड़ू हाथ में उठाती है और सोचती है, जब से मेरी शादी पक्की हो गई है, मम्मी तो जैसे ट्रेनिंग सेंटर की हेडमास्टर बन गई है। पता नहीं और क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा इस छोटी सी जान को। काम करना इतना भी जरूरी है क्या? तभी कायरा की सहेली मोना का फोन आता है और कायरा झाड़ू लगाते हुए फोन उठाती है। कायरा की बच्ची, हमें कैफे में बुलाकर खुद कहाँ मर गई? आधे घंटे से तेरा इंतजार कर रहे हैं हम। आज तो तू कभी खुशी कभी गम की पू बनकर आने वाली थी ना, क्या हो गया? क्या करूं यार, मैं तो तैयार हो गई थी, लेकिन मेरी मम्मी ने मेरे हाथ में झाड़ू थमाकर मुझे पू की जगह मंचोलिका बना दिया है। तुम तो उनका गुस्सा जानती हो ना। अब जब तक कमरा साफ नहीं करूंगी मुझे एक कदम भी बाहर नहीं निकालने देंगी। क्या? झाड़ू? तेरे नाखूनों का क्या होगा? वो तो झाड़ू देखते ही डिप्रेशन में चले गए होंगे। देख, तू अगर आधे घंटे में नहीं आई तो हम तेरे बिना ही केक कट कर लेंगे और सारे ग्रुप्स में फोटो भी डाल देंगे। नहीं, ऐसा मत करना प्लीज। मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। किसी भी तरह यहाँ से निकलती हूँ। प्लीज केक कट मत करना, मेरा फोटो आना चाहिए। तो ये है कायरा, करीना कपूर की स्वघोषित सबसे बड़ी फैन, फैशन की दीवानी और महा आलसी कायरा को हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम चाहे पता ना हो, लेकिन मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है इसकी पूरी जानकारी होती है। फिलहाल तो वो अपनी बची खुची बैचलर जिंदगी को कैसे एंजॉय किया जाए इसके लिए चिंतित है, और दीपिका को ये फिक्र है कि उसकी यहाँ आलसी फैशन क्वीन ससुराल में जाकर क्या दिखाने वाली है। दीपिका हॉल में बैठकर सोच रही है, पता नहीं इस लड़की का क्या होगा। एक काम नहीं करना चाहती है, पढ़ाई लिखाई में भी कुछ खास नहीं है, और घर के कामों में तो पूछो ही मत। इसके पापा और दादी खुद तो इस चलती फिरती मशीन को बिगाड़ कर स्वर्ग सिधार गए, और मैं फंस गई। बस फैशन करवा लो इससे। मम्मी, कमरा शीशे की तरह साफ कर दिया है, अब मैं जाऊं? मेरी सहेलियां मेरा इंतजार कर रही हैं। इतनी जल्दी तूने कमरा शीशे की तरह साफ कर दिया? तूने मेरे कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। 5 मिनट पहले मैं नीचे आई हूँ। मम्मी, आपको ना मुझ पर सच में भरोसा नहीं है। आपको यहाँ आए आधा घंटा हो गया है, और अगर ऐसी ही बात है तो आप देख कर आ जाइए, मैं यहीं रुकती हूँ। मैंने हील की सैंडल पहन ली है, वरना मैं भी चलती आपके साथ।
हाँ, देखकर तो आना ही पड़ेगा। तू जब इतनी भोली-भाली बातें करती है ना, तो मेरा डाउट और पक्का हो जाता है। अभी मैं चेक करके आती हूँ। दीपिका जैसे ही कमरा चेक करने ऊपर जाती है, कायरा अपनी हील्स वाली सैंडल उतारकर हाथ में उठाकर वहां से 9-2-11 हो जाती है। झूठी कहीं की, मुझे पक्का यकीन था कि इसने कमरा साफ नहीं किया होगा। अगले महीने शादी है इसकी और इसकी हरकतें तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं क्या होगा इसका, अब पक्का भाग गई होगी। कायरा की शादी जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, दीपिका की ट्रेनिंग उतनी ही स्ट्रिक्ट होती जा रही थी। एक तो पहले ही आलसी कायरा काम करना नहीं चाहती थी, ऊपर से बड़े नाखूनों की वजह से उसे काम करने में दिक्कत भी हो रही थी। ये देखकर एक दिन दीपिका गुस्से में उसे नाखून काटने का अल्टीमेटम दे देती है। कायरा, इन नाखूनों की वजह से तू एक भी काम ढंग से नहीं कर पा रही है। ससुराल में तो मैं तुझे ऐसे चील के पंजों के साथ जाने नहीं दूंगी। तू आज, बल्कि अभी के अभी नाखूनों को काटेगी बस। लेकिन मम्मी, ये तो मेरी लंबी तपस्या का फल है। मेरे लंबे नाखून मेरी उंगलियों का ताज है। मेरा स्टाइल स्टेटमेंट है। मैं किसी भी कीमत पर इन्हें नहीं कटवा सकती हूँ। ठीक है, तो फिर तूने शहर के सबसे महंगे पार्लर में बुकिंग करवाई है ना? मैं वही कैंसिल कर देती हूँ। और तूने जिस महंगे बुटीक में कपड़े सिलवाने के लिए दिए हैं, वो भी कैंसिल करवा देती हूँ। रुक जा। मम्मी, ये क्या बात हुई? आप मुझे लिटरली इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं मम्मी। ये तो हैरेसमेंट है। तो फिर वही समझ ले। जा और अभी के अभी इन चाकू जैसे नाखूनों को काट करा, वरना मैं भी सब कैंसिल करने के लिए तैयार बैठी हूँ। सच में कहीं दीपिका सारे ऑर्डर कैंसिल न कर दे, इसलिए कायरा चुपचाप अपने नाखूनों की कुर्बानी देने के लिए भारी मन से तैयार हो जाती है। कमरे में आकर कायरा नेल कटर निकालती है और अपने नाखूनों को देखकर कहती है, अलविदा प्यारे नाखूनों। मुझे अगर इस घर में अच्छे कपड़ों और मेकअप के साथ विदा होना है, तो मुझे तुम्हारी विदाई करनी ही पड़ेगी। मेरी मजबूरी समझकर मुझे माफ कर देना, लेकिन ये बात तो है कि तुम्हारी वजह से मैं कई काम करने से बच जाती थी। कायरा बेमन से नाखून काट लेती है और बार बार अपने हाथों को देखकर उदास हो जाती है। हर समय फैशनेबल दिखना कायरा की सबसे बड़ी कमजोरी थी और बड़े नाखून रखने का तो उसे शौक नहीं, जुनून था। नाखून काट कर वो सबसे पहले अपनी सहेली मोना को पूरी बात बताकर वीडियो कॉल करती है। सब खत्म हो गया मोना। मेरी इतने सालों की मेहनत एक झटके में बर्बाद हो गई। ये देख कैसा लग रहा है मेरा हाथ। अ, कोई बात नहीं कायरा, नाखून ही तो है, फिर से उग जाएंगे। लेकिन तू अगर बात नहीं मानती, तो इन्हीं हाथों से डिजाइनर कपड़े और ब्रांडेड मेकअप तो हाथ से धो बैठती। लेकिन मोना। अच्छा, अब रो मत, जो होना था सो हो गया। अब बता, शोक सभा कहाँ रखी है तूने? यहाँ मेरी जान निकली जा रही है और तुझे मजाक सोच रहा है। शादी में कितने खराब दिखेंगे मेरे हाथ, अभी छिले हुए आलू की तरह दिख रहे हैं। मैं तो तुझे हंसाने की कोशिश कर रही हूँ बाबा। अच्छा, अब इन छोटे टूटे हुए नाखूनों का अंतिम संस्कार कर दे और फिर मैं तुझे एक अच्छा सा आइडिया बताती हूँ, सुनकर खुश हो जाएगी। सच में? मैं अभी इन्हें फेंक कर आती हूँ, तो फोन शुरू रखना। हाँ। कायरा भागकर नाखूनों के टुकड़ों को डस्टबिन में डाल कर आती है और फिर से फोन के सामने बैठ जाती है। जल्दी बता, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। तू ऐसा करना, जब मेकअप करवाने जाएगी तो आर्टिफिशियल टेम्परेरी नेल्स भी लगवा लेना। शादी के सारे फंक्शंस अच्छे से हो जाएंगे। ये तो अच्छी बात है, मैं तो ऐसा ही करूंगी। चल बाय। शादी का दिन आता है और कायरा पार्लर में खूब अच्छे से तैयार होती है। तैयार होते हुए वो पार्लर वाली से कहती है, मुझे ना आप आर्टिफिशियल नाखून भी लगा दीजिए। टेम्परेरी लगाऊं? 6 मंथली या फिर परमानेंट लगाऊं मैडम? मैं तो ऐसा करती हूँ, कम से कम 6 मंथली वाले लगवा लेती हूँ। ससुराल वालों को पसंद नहीं आए तो 6 महीने बाद सब ठीक हो जाएगा। पसंद आ गए तो फिर अपने खुद के बढ़ा लूंगी। आप ना मुझे 6 मंथली लगा दीजिए और नेल आर्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ। जी, बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। आर्टिफिशियल नेल्स की असली नेल्स से ज्यादा केयर करनी पड़ती है। हाँ हाँ, मैं कर लूंगी। इस तरह कायरा आर्टिफिशियल नेल एक्सटेंशन करवा लेती है। शादी होती है और कायरा ससुराल आ जाती है। कायरा के ससुराल में ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों कल्चर का मेल था, यानी कि कुछ बातों में ट्रेडिशनल और कुछ बातों में मॉडर्न। अगले ही दिन सुबह बुआ सास कायरा को मुंह दिखाई की अंगूठी पहनाने के लिए उसका हाथ अपने हाथ में लेती है, तो उन्हें कायरा का नाखून चुभ जाता है और वो चिल्ला पड़ती है, अरे मोरी मैया, ये नाखून है या सिलाई मशीन की सुइयां? कितने बड़े नाखून है बेटा।
ये नकली नाखून है बुआ जी, कुछ दिनों में अपने आप ही निकल जाएंगे। इन्हें काट लो बेटा, कट तो सकते हैं ना ये। ये ऐसे सादे नेल कटर से नहीं कटेंगे मम्मी, और रहने दीजिए ना, कितने प्यारे लग रहे हैं भाभी के हाथ। मैं खुद भी नेल एक्सटेंशन करवाने का सोच रही हूँ। तू तो करवाना ही मत, वरना फोन के बटन कैसे दबाएगी, फोन तो छूटता ही नहीं है तेरे हाथ से। हाँ, ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी, लेकिन मैं भाभी से ट्रेनिंग ले लूंगी ना, वो भी तो खूब मोबाइल चलाती हैं, कल देखा था मैंने। हंसी मजाक में बात खत्म होती है और कुछ देर बाद सब नाश्ता करने बैठते हैं। कायरा को पराठे का निवाला तोड़ने में दिक्कत आती है और उसके हाथ से पराठे का टुकड़ा उछलकर गिर जाता है। ये देखकर ससुर जी हंसते हुए कहते हैं, पराठे खाने हैं बेटा, उसके साथ कंचे नहीं खेलने हैं। आप भी ना, घबरा रही होगी बेचारी, आराम आराम से खाओ बेटा। इसी तरह 4-5 दिन और बीत जाते हैं और अब तो कायरा को रसोई घर में जाना ही पड़ता है। सुबह गीता कायरा से कहती है, बेटा आज से तुम रसोई में रचना बहू की मदद करना, ठीक है? कुछ दिन देख लेना कि यहाँ कैसा खाना बनता है, फिर दोनों सुबह शाम का समय बांट लेना। जी मम्मी जी। कायरा तुम ऐसा करो कि इन सब्जियों को अच्छे से धोकर काट दो, तब तक मैं बाकी काम कर लेती हूँ। ये सारी सब्जियां काटनी है भाभी? हाँ तो, इतने सारे लोग भी तो हैं घर में, ये ले चाकू। कायरा नाखूनों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे सब्जियां धोती है और फिर धीरे धीरे चाकू चलाते हुए सब्जियां काटने की नाकाम कोशिश करती है। उसकी स्पीड और आड़ी टेढ़ी कटी सब्जियां देखकर रचना तुनक कर कहती है, कायरा आज खाना बनना है, कल नहीं। वैसी स्पीड से चली तो खाना सीधा परसों ही बन पाएगा, तुम रहने दो, मशीन से कपड़े निकालकर सूखने डाल दो। ठीक है भाभी। कायरा मशीन से कपड़े निकालकर सूखने के लिए डालने जाती है तो उसमें भी उसे काफी समय लग जाता है। तब तक रचना खाना बनाने के साथ टेबल भी सेट कर देती है। कपड़े डालकर कायरा आती है तो दिशा हंसते हुए कहती है, भाभी आपने जब आखिरी कपड़ा सूखने डाला होगा ना, तब तक तो पहला वाला कपड़ा सूख भी गया होगा। सही कहा, जब तक ये कपड़े सुखाने डाल कर आई मेरा पूरा खाना भी बन गया था। शाम को चाय बनाते समय रचना कायरा से कहती है, कायरा चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि यहाँ सब लोगों को कैसी चाय पसंद है। मैं कहती जाऊंगी, तुम वैसे करती जाना। हाँ भाभी, वैसे भी चाय बनाने का तरीका हर घर का अलग अलग होता है, आप बता दोगी तो कल से सबके लिए चाय मैं ही बनाऊंगी। आलसी कायरा को लग रहा था कि बस चाय बनाकर वो बाकी कामों से बच जाएगी और वो खुशी खुशी किचन में आती है और अपने नाखूनों का ध्यान रखते हुए ही काम करती है। वो देखो, वहाँ चाय और शक्कर के डिब्बे रखे हैं, तुम चाय के लिए पानी रखो। ठीक है भाभी, देखिए इतना काफी है। कायरा चाय के लिए पानी रखती है और जैसे ही शक्कर का डिब्बा खोलने जाती है, नाखूनों की वजह से खोल नहीं पाती और पूरा का पूरा डिब्बा नीचे गिर जाता है। ये क्या कर दिया तूने? पूरी शक्कर नीचे गिरा दी। अब जल्दी से झाड़ू लेकर आ और इसे साफ करके पोछा लगा दे। घबराई हुई कायरा झाड़ू ठीक से नहीं पकड़ पाती और शक्कर को और बिखरा देती है। ये देखकर रचना गुस्से से कहती है, तूने तो और काम बढ़ा दिया कायरा। दे, मैं ही झाड़ू लगा देती हूँ, चाय भी रहने दे, वरना पता नहीं और क्या कर डालेगी। रचना गुस्से से झाड़ू और पोछा करती है और कायरा वहां से चुपचाप चली जाती है। रात का खाना भी रचना को ही बनाना पड़ता है क्योंकि सबको आज सब्जियों का पुलाव खाना था और कायरा अगर सब्जियां काटती तो वो पुलाव सबको अगले दिन ही नसीब होना था। अगले दिन आज दोपहर को रानी मौसी अपने बेटे बहू के साथ आ रही हैं खाने पर। अभी उनका फोन आया था, तुम दोनों जल्दी जल्दी हाथ चलाकर अच्छा सा खाना बना लो बेटा। ठीक है मम्मी जी, वैसे अभी दोपहर होने को कम समय ही बचा है, जल्दी से कुछ बनाना पड़ेगा। हाँ बेटा, और देखो बहू पहली बार आ रही है हमारे यहाँ, तो खास ही बना लो कुछ। वैसे अब तो दोनों को तो मिलकर ही कर लोगी। गीता बोलकर चली जाती है और रचना कायरा की तरफ देखकर गहरी सांस भरकर सोचती है, ये तो काम कम करेगी और बढ़ाएगी ज्यादा। इसे कहती हूँ कि ये बाहर के काम निपटा ले, अकेले करने में मेहनत तो लगेगी लेकिन इसके साथ खतरा मोल लेने से तो अच्छा ही है। रचना अपने नाखूनों को गौर से देखती हुई कायरा को प्यार से कहती है, कायरा तुम ऐसा करो कि हॉल की डस्टिंग कर लो और मम्मी जी से लेकर नए सोफा कवर वगैरह लगा दो, मैं यहाँ का देख लेती हूँ। ठीक है भाभी। रचना पूरा खाना बना लेती है और कायरा मन ही मन खुश होकर सोचती है, बड़े नाखूनों के तो बड़े बड़े फायदे हैं भाई, काम से तो आराम मिल जाता है। मैं तो अब 6 महीने तो क्या, इन्हें परमानेंट ही करवा लेती हूँ।
अब तो काम बढ़ने के डर से रचना ही पूरा काम कर जाती है और उसे लगता था कि कायरा के नकली नाखून 1-2 हफ्ते के बाद निकल जाएंगे। लेकिन जब 1 महीना हो जाता है तो वो सोचती है, इसके नकली नाखून तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, बल्कि ये तो रोज इन पर नित नए डेकोरेशन करती रहती है। आज पूछती हूँ इससे कि कब निकलेंगे नाखून। कायरा, तुम्हारे नाखून और कितने दिन के मेहमान हैं भाई, निकलने का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये तो परमानेंट है भाभी, अब कभी नहीं निकलेंगे। सुनकर रचना को खूब गुस्सा आता है और वो गीता के पास जाकर गुस्से से कहती है, मम्मी जी, मैं तो समझी थी कि कायरा के नाखून कुछ दिनों में निकल जाएंगे, लेकिन ये तो परमानेंट है। मैं अब उसके बदले का काम नहीं करूंगी। उसे कहिए कि जैसे तैसे भी करके काम करे। ठीक है, तू गुस्सा मत हो, मैं समझाती हूँ उसे कि इनका क्या इलाज है। गीता कायरा से बात करती है तो वो भोला भाला चेहरा बनाकर कहती है, मम्मी जी, मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने गलती से लगवा लिए थे, लेकिन मैं कोशिश करके काम जरूर करूंगी। हाँ, करना तो पड़ेगा ही। चलो अब किचन में चलकर मेरी मदद करो। रचना और कायरा किचन में चली जाती है। रचना आज पूरा मन बना चुकी थी कि कायरा चाहे जितने काम बिगाड़े, लेकिन काम तो उसे करने ही पड़ेंगे। इधर इतने दिनों से आराम कर रही कायरा और काम बिगाड़ती चली जाती है। भाभी, मेरे तो नाखूनों की 12 ही बज गई है। कितनी मेहनत से आज इन्हें डेकोरेट किया था मैंने। तो मैं क्या करूं? इधर कोई फैशन शो चल रहा है क्या जो तेरे नाखूनों की चिंता करूंगी? करो, जैसे जमता है वैसे काम करो। कायरा को एक भी काम नहीं जमता और उससे रोज कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती थी। एक दिन रचना फिर से गीता से शिकायत करती है, मम्मी जी, मैं तो अब परेशान हो गई हूँ। अब आप ही कुछ करिए वरना मैं भी कोई काम नहीं करूंगी। वो अपने नाखूनों को बचाने के लिए जानबूझकर ऐसा कर रही है। आज उसे दिखाती हूँ मैं, बुलाओ उसे किचन में। कायरा आती है और गीता उससे कहती है, चलो बेटा, तुम्हारी जेठानी तो तुम्हें कुछ सिखा नहीं पाई, आज से मैं तुम्हारी क्लास लेती हूँ। लेकिन मम्मी जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, ये चाकू उठाओ और सब्जियां काटो, मैं देखती हूँ कैसे नहीं आती। कायरा चाकू से सब्जियां काटने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसके बड़े बड़े नाखून बीच में आ जाते हैं। पूरे 2 घंटे गीता उसे प्रैक्टिस करवाती है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। आखिरकार गीता कहती है, तुम्हारे नाखूनों की वजह से सब्जियां कट नहीं रही है ना, तो ऐसा करो, अब तुम इन नुकीले नाखूनों से ही सब्जियां काटो, जल्दी। पहले ही काफी समय बर्बाद कर दिया है तुमने, वरना मैं अभी तुम्हारी मम्मी को फोन लगाती हूँ। दीपिका और गीता के डर से कायरा डर के मारे नाखूनों से सब्जियां काटने लगती है और देखते ही देखते अपने नुकीले नाखूनों से सारी सब्जियां काट देती है। हालांकि इस चक्कर में उसे दर्द तो होता है, साथ ही उसके सारे नाखूनों की हालत खराब हो जाती है और वो कान पर हाथ लगाकर कहती है, मेरी तौबा, मैं कल ही जाकर पहली फुर्सत में नाखून निकलवा कर आऊंगी और फिर से कभी इस चक्कर में नहीं पड़ूंगी।